नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरावा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन। कहा, समस्त मानवता के लिए है भगवान बुद्ध द्वारा दिखाया गया मार्ग और ज्ञान। उनके पवित्र अवशेष मात्र कलाकृतियां नहीं बल्कि देश की पूजनीय विरासत का अभिन्न अंग। नक्सल मुक्त भारत बनाने की दिशा में बड़ी सफलता। तेलंगाना में खूंखार नक्सली हेडमा के राइट हैंड समेत 20 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 14 नक्सली ढेर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। डीजीपी को लिखा पत्र। रोल ऑब्जर्वर और आईएएस अधिकारी सी मुरुगन पर हुए हमले के मामले में मांगी विस्तृत रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान। शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन तक अमेरिका के हाथ में होगी वेनेजुएला की सरकार। कई देशों ने की वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई की निंदा। स्पेन की मध्यस्थता की पेशकश। ब्रिटिश पीएम ने कहा, ट्रंप से करेंगे बात। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को दी वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह। वाराणसी में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का रविवार को होगा शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे प्रतियोगिता का उद्घाटन। 4 से 11 जनवरी तक आयोजित होगी प्रतियोगिता। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगवान बुद्ध के दिखाए गए मार्ग और ज्ञान समस्त मानवता के लिए है और उनके पवित्र अवशेष मात्र कलाकृतियां नहीं बल्कि देश की पूजनीय विरासत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि ये अवशेष देश की सभ्यता के अभिन्न अंग हैं। उन्होंने शनिवार को नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावाह के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका शीर्षक प्रकाश और कमल प्रबुद्ध व्यक्ति के अवशेष हैं। उन्होंने इस प्रदर्शनी की सूची का भी अनावरण किया। सवा सौ साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है, भारत की धरोहर लौटी है। आज से भारतीय जनमानस भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पाएगा। मैंने विस्तार से ऐतिहासिक प्रदर्शनी को देखा। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य हैं। नववर्ष के पहले सार्वजनिक कार्यक्रम को भगवान बुद्ध के चरणों में समर्पित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अटूट विरासत के एक महत्वपूर्ण हिस्से का वंदन किया। कि 2026 का मेरा ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जो भगवान बुद्ध के चरणों से शुरू हो रहा है। मेरी कामना है भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से 2026 दुनिया के लिए शांति, समृद्धि और सद्भाव का नया दौर लेकर के आए। 1898 में खोजे गए पिपरवा अवशेषों का प्रारंभिक बौद्ध धर्म के पुरातात्विक अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान है। ये भगवान बुद्ध से सीधे जुड़े सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अवशेषों में से हैं। गुलामी के कालखंड में इनका देश से बाहर जाना देश की विरासत के साथ एक खिलवाड़ था। गुलामी हमारी विरासत को भी तबाह कर देती है। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स के साथ भी यही हुआ। गुलामी के कालखंड में इन्हें भारत से छीना गया। इन पवित्र अवशेषों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीलाम करने का प्रयास किया।
लेकिन भारत के लिए तो ये पवित्र रेलिक्स हमारे आराध्य का ही एक अंश है, हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है। भारत न केवल भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का संरक्षक है, बल्कि उस शाश्वत परंपरा का जीवंत वाहक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार ने विश्व भर में बौद्ध विरासत स्थलों के विकास में योगदान देने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। भगवान बुद्ध का ज्ञान, उनका दिखाया मार्ग पूरी मानवता का है। गौरतलब है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं मूल रूप से पाली भाषा में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार का प्रयास पाली भाषा को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ये प्रदर्शनी केवल भगवान बुद्ध के जीवन और उनसे जुड़ी शिक्षा को समर्पित नहीं है, बल्कि ये दिखलाती है किस तरीके से भारत सरकार अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कैमरा पर्सन सुनील राणा के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं देश को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कोलकाता और गुवाहाटी शहर तक सफर के लिए ये ट्रेन हावड़ा स्टेशन से कामाख्या स्टेशन के बीच चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचकर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण किया। अभी तक आपने सफर किया होगा वंदे भारत चेयर कार में, अब आ रही है वंदे भारत स्लीपर। फर्क क्या है? लंबी दूरी की यात्रा के लिए ये ज्यादा आरामदायक ट्रेन है, जिसकी शुरुआत जल्द होने जा रही है। देश को नए साल के पहले ही महीने में पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। जल्द ही पीएम मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कोलकाता और गुवाहाटी को जोड़ने वाली ये स्लीपर ट्रेन हावड़ा से कामाख्या के बीच चलेगी। ये ट्रेन काफी हाईटेक सुविधाओं से लैस है। यात्रियों का सफर आरामदायक रहे, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। चार्जिंग में भी देखिए टाइप सी भी है, यूएसबी भी है और पावर प्लग भी है, तो हर तरह की सुविधा देने का एक प्रयास किया गया है। पहली स्लीपर माननीय प्रधानमंत्री जी के पूर्वोदय के संकल्प के अनुसार कोलकाता से गुवाहाटी, गुवाहाटी से कोलकाता दोनों वीक में 6 डेज यानी डेली ट्रेन चलेगी। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लंबी दूरी की यात्रा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इस साल के आखिर तक लगभग 12 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें तैयार हो जाएंगी। इसका मतलब है कि साल 2026 में कुल 6 रूट पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई जाएगी। तो क्लाइंबिंग लैडर है, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। अर्गोनॉमिकली डिजाइन किया गया है क्लाइंबिंग लैडर को, जैसे कि आराम से इस पे चढ़ सके। ये सपोर्ट यहाँ पे रखा गया है, ऊपर आराम से चढ़ के पैसेंजर्स को दिक्कत ना हो, उन सब चीज़ों का इसमें ध्यान रखा। विशेष ध्यान रखा गया है कि पानी के छींटे सभी एरिया में न पड़े। इस हिसाब से टॉयलेट के डिज़ाइन में बहुत अच्छे इनोवेशंस किए गए हैं। डेप्थ ज़्यादा रखी गई है, टैप ऐसी है कि बहुत ज़्यादा पानी ना आए, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आए। इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखा गया। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में AC1 में क्या खास है, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इस वक्त हम केबिन में चल रहे हैं। आप देखें, जो सबसे खास बात यह है AC1 में कि ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर बाकायदा सीढ़ी दी गई है, यानी इससे कोई दिक्कत ना हो यात्रियों को, जो जिनको ऊपर सीट अलॉट होती है उनको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बाकायदा यहाँ पर सीढ़ी बनाई गई है। और बाकी सुविधाएं तो है ही, वो आप AC3 में भी देखते हैं कि हर यात्री के लिए अलग से चार्जिंग पॉइंट है और बाकी सुविधाएं हैं। स्लीपर ट्रेन है तो स्लीपर कोच लगाए गए हैं। जाहिर है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन नई जनरेशन की ट्रेनों की मांग को तो पूरा करेगी ही, लंबे रूट्स पर रेल यात्रियों के सफर को अधिक सुरक्षित और आरामदायक बनाएगी। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।
और नए साल में यात्रियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलाने की तैयारी में है और इस हाई स्पीड अत्याधुनिक ट्रेन का उद्देश्य लंबी दूरी की रात की यात्राओं को ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित बनाना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण किया। इस दौरान रेल मंत्री ने डीडी न्यूज के संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से खास बातचीत की। देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में। ये सौगात मिलने जा रही है नए साल में और हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। सब क्या खास है वंदे भारत एक्सप्रेस जो चेयर कार ट्रेन है और ये जो स्लीपर ट्रेन है उसमें? वंदे भारत स्लीपर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रेलवे को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने का जो संकल्प है उसका एक हिस्सा है, एक प्रयास है। इस ट्रेन को पूरी तरह से नए तरीके से डिजाइन किया गया है। बोगी हो, प्रोपल्शन हो, व्हीकल कंट्रोल हो, जो अंदर फर्नीचर कहते हैं इसको, जो ट्रेन के अंदर का बर्थ है, लाइटिंग है, इन सब को एक नए तरीके से डिजाइन किया गया है। टॉयलेट्स को नए तरीके से डिजाइन किया गया है। चार्जिंग में भी देखिए टाइप सी भी है, यूएसबी भी है और पावर प्लग भी है। तो हर तरह की सुविधा देने का एक प्रयास किया गया है। पहली स्लीपर माननीय प्रधानमंत्री जी के पूर्वोदय के संकल्प के अनुसार कोलकाता से गुवाहाटी, गुवाहाटी से कोलकाता दोनों में वीक में 6 डेज यानी डेली ट्रेन चलेगी और इस साल करीब 12 ट्रेन बनाने का टारगेट है। 2 बन गई हैं और 10 बनेंगी, तो 10 और यानी 5 और पेयर्स इस साल स्टार्ट कर पाएंगे। तो काफ़ी एक नया अनुभव पैसेंजर्स के लिए रहेगा। काफ़ी अफोर्डेबल किराया रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा मिडिल क्लास और गरीब कल्याण के लिए हमेशा उनका संकल्प रहता है कि हम जो भी काम करें मिडिल क्लास का वेलफेयर ध्यान में रखें और गरीब कल्याण हमारे हमेशा मन में रहना चाहिए। यही ध्यान रख के हर चीज़ का इसमें निर्णय लिए गए हैं और बहुत एक तरीके से वंदे भारत स्लीपर लॉन्ग डिस्टेंस यानी इंटरमीडिएट डिस्टेंस ओवरनाइट जर्नी के लिए बहुत अच्छी है। शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए चेयर कार और बहुत जो एक्स्ट्रा लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं यानी 1500 किलोमीटर से ज़्यादा की, उसके लिए एक नया डिज़ाइन चल रहा है जिसको पुश पुल नाम है उसका। पुश और पुल यानी दोनों तरफ लोकोमोटिव्स लगे रहेंगे, तो वो डिज़ाइन भी बन रहा है। नए रूट्स पे भी और एडिशनल जहाँ पे बहुत व्यस्त रूट्स हैं उस पर एडिशनल ट्रेन्स भी और इसमें इंट्रोड्यूस होगी। विशेष ध्यान रखा गया है कि पानी के छींटे सभी एरिया में न पड़े, इस हिसाब से टॉयलेट के डिज़ाइन में बहुत अच्छे इनोवेशंस किए गए हैं। डेप्थ ज़्यादा रखी गई है। टैप ऐसी है कि बहुत ज़्यादा पानी ना आए, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही आए। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखा गया। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बता रहे थे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की खासियत के बारे में। ज्यादा आरामदायक, सुरक्षित ये ट्रेन है और हम देखेंगे कि 2026 में कई महत्वपूर्ण रूट्स पर ये ट्रेन चलेगी। सबसे पहली सौगात मिलने जा रही है कोलकाता गुवाहाटी के बीच। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक सदस्य श्रीकांत जोशी की स्मृति में आयोजित पंच परिवर्तन श्रेष्ठ भारत विकसित भारत संगोष्ठी में हिस्सा लिया। आत्मसंयम, प्रकृति की रक्षा, स्वदेशी की भावना, कर्तव्य बोध और पारिवारिक मूल्यों को साथ आगे बढ़ाना, पंच परिवर्तन के इन 5 मंत्रों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंद्रेश कुमार समेत कई गणमान्य वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत तेजी से स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहा है। आज विश्व भर में जब भारत के बारे में लोग बात करते हैं तो वो पुरानी बातें नहीं रही। हमारी सांस्कृतिक रूट्स, हमारे राष्ट्र के मूल भावना, मूल विचार, वो सब इसके पीछे, और वही मूल विचार और वही मूल भावना इन पंच परिवर्तन के 5 तत्वों से स्पष्ट तौर पे आरंभ होती है। स्वदेशी की भावना, चाहे वंदे भारत देखिए, चाहे जो रॉकेट जा रहा है ऊपर वो देखिए, चाहे 4G 5G का टेलीकॉम नेटवर्क देखिए, अब तो हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर चिप्स भी बन रही है, सब स्वदेशी से प्रेरित है।
और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने अंडमान और निकोबार प्रशासन की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अमित शाह ने इस दौरान 373 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 9 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान अमित शाह ने जनसभा को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि ये द्वीप समूह भारत के स्वतंत्रता बलिदान दिया और फांसी पर चढ़कर आजादी की लड़ाई को मजबूत किया। अमित शाह ने कहा 373 करोड़ रुपए की इन योजनाओं से द्वीप समूह के विकास को नई गति मिलेगी। मित्रों, ये भूमि आजाद भारत में बसते हर नागरिक के लिए, हर भारतीय के लिए तीर्थ भूमि है। यहां हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने पीड़ा को शक्ति में बदला था और इसी भूमि पर आज विकास के कई काम लेकर द्वीप समूह का प्रशासन आया है। आज 9 बड़ी योजनाओं का लोकार्पण हुआ और 2 का शिलान्यास हुआ। एक ही दिन में 373 करोड़ रुपए के विकास के काम हमारे द्वीप समूह को मिले। और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय संप्रभुता का प्रतीक रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अंडमान के समग्र विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक प्रकार से हमारी स्वतंत्रता, संप्रभुता, समुद्री शक्ति और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र का प्रयोगशाला बना है। यहां पर ब्लू इकोनॉमी की ढेर सारी संभावनाएं दिखती हैं। टूरिज्म का पोटेंशियल इस द्वीप समूह में कूट कर भरा है। पर्यावरण को सुरक्षित रखकर, सुरक्षा को सुदृढ़ कर इस द्वीप समूह को पूर्ण विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है। और नक्सल मुक्त भारत की दिशा में एक अहम सफलता 2 प्रदेशों से मिली है, जहां छत्तीसगढ़ में शनिवार सुबह 2 अलग-अलग जगहों पर मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 14 नक्सलियों को मार गिराया। वहीं तेलंगाना में माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। संगठन के वरिष्ठ कमांडर बटसे देवा उर्फ सुक्का ने 19 अन्य माओवादियों के साथ हथियार डाल दिए हैं। सुक्का को हाल ही में मारे गए खूंखार नक्सली हेडमा का राइट हैंड माना जाता है। नए साल की शुरुआत में ही सीपीआई माओवादी संगठन को करारा झटका लगा है। माओवादी संगठन की सबसे खतरनाक सैन्य इकाई पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी PLGA बटालियन नंबर 1 के प्रमुख 75 लाख के इनामी और हाल ही में मारे गए शीर्ष नक्सली नेता माडवी हिडमा के करीबी सहयोगी बटसे देवा उर्फ सुक्का और तेलंगाना स्टेट कमेटी के SCM कंकनाला राजी रेड्डी उर्फ वेंकटेश ने सीपीआई माओवादी के 18 अन्य भूमिगत कैडरों के साथ मुख्य धारा में आत्मसमर्पण कर दिया है। उनके पास से 48 हथियार और 2206 राउंड गोला बारूद बरामद किया गया। इससे जहां सीपीआई माओवादी संगठन का अंतिम शेष मजबूत गढ़ ढह गया है, वहीं माओवादी संगठन की तेलंगाना स्टेट कमेटी TSC भी लगभग ध्वस्त हो गई है। ये आत्मसमर्पण PLGA और CPI माओवादी की तेलंगाना स्टेट कमेटी के अंत की घोषणा माना जा रहा है। We have 20 CPI Maoist cadres surrendering, including the PLGA battalion commander Deva. He surrendered along with 17 of his colleagues, and also brought out so many weapons, 48 to be exact, and they comprise quite high quality weapons. वहीं सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर इलाके के सुकमा और बीजापुर जिलों में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 14 से ज्यादा माओवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ वाली जगहों से 14 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। साथ ही बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ के उपरांत इलाके का सर्चिंग में
जिला बीजापुर के मुठभेड़ सेल से 2 माओवादियों का डेड बॉडी तथा जिला सुकमा के मुठभेड़ सेल से टोटल 12 माओवादियों का डेड बॉडी, इस प्रकार कुल 14 माओवादी का डेड बॉडी आज की मुठभेड़ में सुरक्षा बल द्वारा TRG टीम द्वारा बरामद की गई है। अभी आसपास इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है। मुठभेड़ सेल से AK-47 इंसास SLR जैसा ग्रेडेड वेपन्स भी काफी बड़ी संख्या में बरामद हुई। सूत्रों के अनुसार इलाके में नक्सल विरोधी अभियान एक महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुका है। लगातार काउंटर ऑपरेशन, आत्मसमर्पण और विकास पहलों के कारण उग्रवाद में काफी कमी आई है। अगर देखा जाए तो 2014 से 126 जिले नक्सल प्रभावित थे, जो 2025 में केवल 11 रह गए। वहीं सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या 36 से घटकर 3 रह गई है। इसी प्रकार इस साल महज 3 दिनों में नक्सल विरोधी अभियान की बात करें तो 1 जनवरी को जहां बेगूसराय में इनामी नक्सली ढेर किया गया, वहीं शनिवार यानी 3 जनवरी को 20 भूमिगत कैडरों ने आत्मसमर्पण किया। उनके पास से 48 हथियार, 2206 राउंड गोला बारूद बरामद किए गए। वहीं शनिवार को ही बीजापुर और सुकमा में मुठभेड़ के दौरान 14 नक्सलियों के शव बरामद हुए। जबकि पिछले 2 साल की बात करें तो 2025 में जहां शीर्ष नेतृत्व सहित 220 नक्सली मारे गए, 860 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, 1970 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। वहीं वर्ष 2024 में 290 नक्सली मारे गए, 1090 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, 881 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। नक्सल विरोधी अभियान के साथ ही सरकार का लक्ष्य सुरक्षा कैंप, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए 31 मार्च तक वामपंथी उग्रवाद को खत्म करना है। ब्यूरो इनपुट के साथ सोमेश पटेल और जी शिवशंकर की रिपोर्ट, DD न्यूज। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जिला पुलिस के एक गोपनीय सैनिक की हत्या के मामले में CPI माओवादी के 4 और कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। आरोपियों की पहचान राजू कुरसुम, सुक्कू कुरसुम, शंकर कुरसुम और मन्नू कुरसुम के रूप में हुई है और इस मामले में अब तक कुल 8 आरोपियों पर IPC और UAPA की धाराओं के तहत आरोप तय किए जा चुके हैं। दिसंबर 2023 में माओवादियों ने छोटू उर्फ किशन कुरसुम की हत्या कर दी थी। किशन कुरसुम पहले माओवादी संगठन का सदस्य था। किशन कुरसुम पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल हो गया और गोपनीय सैनिक के रूप में काम करने लगा। बढ़ती आत्मसमर्पण की घटनाओं से नाराज माओवादी संगठन ने उसे निशाना बनाया। उनका मकसद आत्मसमर्पण करने वाले कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता में भय और आतंक फैलाना था। NIA ने मार्च 2024 में ये मामला अपने हाथ में लिया था। फिलहाल मामले की जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने रोल ऑब्जर्वर और IAS अधिकारी C मुरुगन पर हमले के मामले में पश्चिम बंगाल के DGP से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने ये रिपोर्ट मंगलवार शाम 5 बजे तक सौंपने का निर्देश दिया है। पत्र में आयोग ने कड़े सवाल पूछते हुए कहा है कि पुलिस को पूर्व सूचना दिए जाने के बावजूद रोल ऑब्जर्वर को सुरक्षा क्यों नहीं मिली। वहीं आयोग ने यह भी पूछा है कि मलकहाट जैसे संवेदनशील इलाके में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई, जहां यह हमला हुआ था। चुनाव आयोग ने आगे निर्देश दिया है कि भविष्य में जब भी रोल ऑब्जर्वर किसी संवेदनशील क्षेत्र का दौरा करे तो उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाए। साथ ही संबंधित चुनाव अधिकारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक वरिष्ठ अधिकारी के पास होगी। इस मामले में राज्य पुलिस से रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि घटना की पूरी जानकारी मिल सके और भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके। तृणमूल कांग्रेस की सांसद मौसम बेनजीर नूर ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही TMC से इस्तीफा दे दिया है और इसे पार्टी चेयरपर्सन ममता बनर्जी को सौंप दिया है। कर्नाटक में EVM को लेकर कराए गए एक सर्वे ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर कराए गए इस सर्वे में EVM पर मतदाताओं का भरोसा बढ़ने की बात कही गई थी, लेकिन राजनीतिक विवाद के बाद कर्नाटक सरकार ने कुछ ही घंटों में इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट से हटा दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि यह सर्वे चुनावी निष्पक्षता को प्रमाणित करने वाला कोई राजनीतिक जनमत सर्वे नहीं, बल्कि मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत किया गया एक प्रशासनिक मूल्यांकन था।
बेंगलुरु के कोगिलो लेआउट में घर हटाए जाने के मामले में सिद्धरामैया सरकार ने यू टर्न ले लिया है। केरल के सीएम पिनराई विजयन और केसी वेणुगोपाल के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने पीड़ितों को राजीव गांधी बस्ती निगम लिमिटेड की योजना के तहत फ्लैट देने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता ज्योति दफेदार ने ग्राउंड जीरो पर मामले का जायजा लिया। देखिए डीडी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यहाँ पे राजीव गांधी आवास योजना के अंदर उन लोगों को घर देने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। मैं वहीं पे हूँ, आपको यहाँ पे नजराना दिखाती हूँ। ये यहाँ पे है ना, ये जो ब्लॉक्स है, यहाँ पे टोटल 5 ब्लॉक्स है और 1155 फ्लैट्स है। हर ब्लॉक में 15-15 फ्लोर्स है और 15 फ्लोर में हर फ्लोर में 12-12 घर है। मैं आपको हर नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ पे जो 1 BHK हाउसेस है, मैं एक फ्लोर पे खड़ी हूँ, आइए आपको दिखाती हूँ। हॉल है और वहाँ पे किचन है और यहाँ पे बाथरूम भी है, टॉयलेट कमोड। भाग्य दे रहे कर्नाटका गवर्नमेंट बहुत जल्दबाजी में। वहाँ पे केरला सीएम पिनराई विजयन और केसी वेणुगोपाल जैसे ही इस मामले में इंटरफियर हो चुके हैं, उसके बाद में गवर्नमेंट एकदम यू टर्न ले चुके हैं। मैं तो आपको यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही हूँ। जो इफेक्टेड लोग हैं, जो संत्रस्त लोग हैं, उनको देने के लिए सरकार बहुत उतावले है। तो देखना है आगे क्या होता है। अगर बहुत प्रेशर पड़ा तो क्या सरकार क्या कर सकता है। लेकिन आप तो देख सकते हैं, अगर ये फ्लैट को देखे तो ये कोई नॉर्मल सा फ्लैट नहीं है। ये मतलब जो लोग रहते हैं, नॉर्मली हम जो लोग रहते हैं अपार्टमेंट में, वैसा ही फ्लैट तो यहाँ पे दिख रहा था। विद कैमरा पर्सन बालू के साथ ज्योति दफेदार, डीडी न्यूज बेंगलुरु। और सबरीमाला से सोना चोरी के मामले को लेकर केरल की राजनीति गर्मा गई है। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने इस मुद्दे पर कांग्रेस और सीपीएम पर गंभीर आरोप लगाए। राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सबरीमाला से 4.5 किलो सोने की लूट देवासम बोर्ड में लंबे समय से चले आ रहे भ्रष्टाचार के एक पैटर्न का हिस्सा है। उनके मुताबिक इस भ्रष्टाचार में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में यह शुरू हुआ और सीपीएम के शासन में भी जारी रहा और फलता फूलता रहा। बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि देवासम बोर्ड को राजनीतिक संरक्षण देकर उसे दलालों के संगठन में बदल दिया गया। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में उन्नी कृष्णन पोट्टी की भूमिका सामने आई है, जिसे उन्होंने एक आम अपराधी बताते हुए कहा कि वो हिंदू मंदिरों से सोना चुराने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। Corruption in Sabrimala and the 4.5 kilos of gold that was looted from the holy shrine of Sabrimala was part of a long-standing pattern of political patronage of the Devasam board and the conversion of the Devasam board into an organization of brokers. And this started way back during the Congress government and has continued and flourished under the CPM. It is becoming more and more evident as photographs of this Unnikrishnan Poti, who is a nobody, who is a criminal, who is more interested in stealing gold from Hindu temples. He supposedly ensconced in photographs with Congress MPs and the Congress leader Sonia Gandhi. So it is very clear that this culture of corruption in Kerala that is targeting Hindus, Hindu temples, has started way during the Congress period, has got the patronage of the highest Congress leaders, including Sonia Gandhi. और अब बात वीबी जी राम जी की। भारतीय जनता पार्टी ने वीबी जी राम जी बिल के संबंध में तेलंगाना विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर झूठ फैलाने और पाखंड करने का आरोप लगाया है। बीजेपी तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने विधानसभा में पारित प्रस्ताव पर कहा कि तेलंगाना भाजपा कांग्रेस की वीबी जी राम जी एक्ट का विरोध करती है। सिर्फ योजना का नाम बदला है, उसका मकसद नहीं, बल्कि इसमें बेहतर सुधार किए गए हैं। तेलंगाना के विधानसभा में कल जो वहां की सरकार ने जो प्रस्ताव पारित किया था, मनरेगा का नाम बदलने वीबी जी राम जी का नाम लगाने पर उसका विरोध करते हुए उन लोगों ने जो प्रस्ताव पास किया है, वो प्रस्ताव जो पारित किया गया है उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। मनरेगा का नाम सिर्फ बदला है, उसका जो उद्देश्य है वो नहीं बदला।
हालांकि उसके उद्देश्य भी ज्यादा अच्छे जो उसमें अंश जुड़ते हैं उसको जोड़ा गया है। मनरेगा में सिर्फ 100 रोज की रोजगार योजना थी, अब 125 रोज की योजना बन गई है। मनरेगा में कई ऐसे अंश हैं जिसके ऊपर सुधार लाया गया। और केंद्र सरकार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन के तहत अब ग्रामीण मजदूरों को 100 दिनों की जगह 125 दिनों तक रोजगार मिलेगा और इसके तहत किसान मजदूरों को खेती से जुड़े कार्यों में प्राथमिकता भी दी जाएगी, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और ग्रामीण मजदूरों को अपने ही क्षेत्र में ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये स्कीम का 100 दिन का जो रोजगार है उसको 125 दिन का रोजगार तक बढ़ा दिया गया है, विच इज़ रियली एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन है अब सेंट्रल गवर्नमेंट लिए। सो उसके और क्या है बोले तो अभी जो एग्रीकल्चरल पीक सीज़न रहता है, जब ये प्लांटेशन वगैरह हार्वेस्टिंग होने का वो टाइम पे 100 दिन से 125 दिन तक जो बढ़ाया गया है वो गरीब मजदूरों के जीवन में ज़रूर सुधार लाने के लिए एक अच्छा निर्णय जो लिया है। और अन्य खबरों का रुख करें तो शिमला के फर्जी डिग्री घोटाले मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। भारत से फरार 2 आरोपी मनदीप राणा और उनकी माता अश्विनी कंवर को शिमला PMLA कोर्ट ने भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। सूत्रों के अनुसार दोनों अपराधी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में छिपे हुए हैं। हिमाचल के धर्मशाला स्थित एक सरकारी कॉलेज से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां रैगिंग और यौन उत्पीड़न के चलते 19 साल की छात्रा की जान चली गई। मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने बताया है कि पीड़िता के साथ चलती वैन के अंदर यौन उत्पीड़न किया गया और उसे सड़क पर फेंक दिया गया। आयोग ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक से 5 दिन के अंदर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना को महिलाओं के जीवन, गरिमा और समानता के अधिकार पर गंभीर हमला बताया और कहा कि इस घटना से सार्वजनिक स्थानों पर उनकी सुरक्षा को लेकर गहरी चिंताएं पैदा होती हैं। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान समेत 7 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार 5 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। ये मामला वर्ष 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़ा है, जिसमें UAPA समेत अन्य गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने शनिवार को चेन्नई में 9वें सिद्धा दिवस समारोह का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने महर्षि अगस्त्य को नमन करते हुए सिद्धा चिकित्सा पद्धति को भारत की जीवंत और प्रासंगिक परंपरा बताया। उपराष्ट्रपति ने सिद्धा चिकित्सकों, शोधकर्ताओं और छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि सिद्धा, आयुर्वेद, यूनानी और योग जैसी आयुष प्रणालियां अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि आज भी करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य में योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धा चिकित्सा शरीर, मन और प्रकृति के संतुलन पर आधारित है और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों, तनाव और पर्यावरणीय चुनौतियों के दौर में अत्यंत उपयोगी है। उपराष्ट्रपति ने बताया कि सिद्धा रोगों की जड़ पर काम करती है और समग्र उपचार का मार्ग दिखाती है। उन्होंने युवाओं से वैज्ञानिक शोध के जरिए सिद्धा ज्ञान को संरक्षित, आधुनिक और वैश्विक स्तर पर साझा करने का आह्वान किया। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय की प्रदर्शनी भी लगाई गई। समारोह का आयोजन राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान और केंद्रीय सिद्धा अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से किया। Our traditional health system, Siddha, Ayurveda, Unani, Yoga and other under the Ayush umbrella are not merely relics of history but living traditions that continue to contribute to the well-being of millions of people in India and across the world. The Siddha system of medicine is one of India's most ancient and profound medical tradition. Rooted in wisdom accumulated over thousands of years, Siddha emphasizes harmony between the body, mind and the nature. Its holistic approach to health, preventive care and lifestyle management remains deeply relevant even in today's fast-changing world.
और दिल्ली कैंट में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का सोमवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उद्घाटन करेंगे और इस शिविर का समापन आगामी 28 जनवरी को प्रधानमंत्री रैली के साथ होगा। इस शिविर में देश भर से करीब 2500 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। वो माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि 5 तारीख को होगा, और उसका जो फाइनल कल्मिनेशन होता है, जो समापन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर रैली के साथ होता है। इस बार प्राइम मिनिस्टर रैली 28 जनवरी को होगी। और वहीं दिल्ली पहुंचकर कितने उत्साहित हैं ये कैडेट्स, इस पर डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता गिरीश निशाना ने इनसे खास बातचीत की। देखिए। 17 निदेशालयों से करीब 2500 कैडेट दिल्ली पहुंचे हैं इस गणतंत्र दिवस शिविर में। कुछ कैडेट हमारे साथ हैं। तो पूरे डायरेक्टरेट से बच्चे आते हैं और क्या हर दिन क्या क्या होता है इधर और कैसी गतिविधियां होती है इधर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर यहाँ पर आने के लिए सर मुझे 7 to 8 कैंप्स यहाँ पर करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ सर। टीवी पर देखता था सर कि मतलब आरडीसी कैडेट लोग कर रहे हैं, तो मैं भी दिल्ली जाऊँ, मैं भी पार्टिसिपेट करूँ यहाँ पर आके। तो मेरा एक ड्रीम पूरा हो चुका है सर यहाँ पर आके। मैं पिलानी बैंड राजस्थान डायरेक्टरेट से हूँ और यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं 2 साल से अपना इंस्ट्रूमेंट ट्रम्पेट बजा रही हूँ। सुबह शाम डेली हम बजाते हैं और हम हमारा बैंड स्कूल का है, तो स्कूल से होते हुए स्कूल और ये एनसीसी भी साथ में मैनेज करते हुए इतनी मेहनत करके हम यहाँ आए हैं। आई फील इमेंसली प्राउड टू रिप्रेजेंट माई बैंड एंड डायरेक्टरेट इन द रिपब्लिक डे कैंप इन such a prestigious camp. We get to meet various dignitaries and it is such a beautiful occasion for us. बिहार के बॉर्डर इलाके जोगबनी से हूँ, तो मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप, जो कि हर एक एनसीसी कैडेट का सपना होता है कि वो यहाँ आए और मार्च कर सके, और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। और मेरे फैमिली के लिए, मेरे डायरेक्टरेट के लिए, हर एक शख्स के लिए जो मेरे साथ है, तो उसके लिए भी ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि वो उनको भी ऐसा लगेगा कि उनकी तरफ से कोई तो गया। और मैं अपने फैमिली की फ़र्स्ट ऐसी लड़की हूँ जो आर्मी में जा रही हूँ, तो मेरे फैमिली को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है मेरे ऊपर। तो ये कैडेट काफ़ी उत्साहित हैं दिल्ली पहुंचकर, क्योंकि करीब 20 लाख कैडेटों में से मौका मिला है करीब 2500 कैडेटों को इस गणतंत्र दिवस शिविर में आने का, और उसमें से अलग अलग गतिविधियों में अब ये कैडेट चयनित होंगे। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली शब्दोत्सव के दूसरे दिन भी कई विषयों पर सत्र आयोजित किए गए। वंदे मातरम और बंगाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी सत्र आयोजित किया गया। इसमें वक्ताओं ने राष्ट्रवाद और बंगाल की वैचारिक परंपरा पर अपने विचार साझा किए। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 3 दिवसीय दिल्ली शब्दोत्सव के दूसरे दिन कई विषयों पर सत्र आयोजित किए गए। इनमें वंदे मातरम और बंगाल जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए। शब्दोत्सव के अंतर्गत आयोजित चौथे सत्र वंदे मातरम और बंगाल पर वरिष्ठ पत्रकार और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता की गरिमामयी उपस्थिति में राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक चेतना और बंगाल की वैचारिक परंपरा पर सार्थक विचार विमर्श किया गया। बंगाल की जो राजनीतिक स्थिति है बहुत ही गंभीर है, आर्थिक स्थिति गंभीर है, वहाँ की जो सामाजिक स्थिति है वो गंभीर है, और इस पर तुरंत अगर बदलाव नहीं आता है तो राज्य की स्थिति और दशा और भी खराब होने वाली है। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव जो है वो निर्भय होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, और जो वहाँ के लोग हैं उनको कोई डर के बिना वोट देने की सुविधा मिलना चाहिए। और अगर ये होता है तो वहाँ पर स्थिति बदलेगी, सरकार बदलेगी तो स्थिति बदलेगी, अगर सरकार नहीं बदली तो स्थिति और बिगड़ेगी। रविवार को दिल्ली शब्दोत्सव का तीसरा और आखिरी दिन रहेगा। तीसरे दिन संघे शक्ति कलयुगे, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर उद्बोधन, ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, जेन जी डायलॉग्स, विकसित भारत के सारथी और भारत की भारतीय अवधारणा विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। पौष पूर्णिमा के पावन स्नान के साथ माघ मेला 2026 का भव्य शुभारंभ हो गया है। कड़ाके की ठंड के बावजूद संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आस्था, तप और परंपरा का ये महासंगम एक बार फिर प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। प्रथम स्नान पर्व पर 31 लाख से अधिक ने पुण्य स्नान किया। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं।
पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व के साथ शनिवार से माघ मेले का शुभारंभ हो गया। देश भर में नदियों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज के संगम तट पर आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं की भीड़ संगम की ओर उमड़ पड़ी। कड़ाके की ठंड के बावजूद लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पे माघ मेला का प्रारंभ हो चुका है। इस साल माघ मेले में करीब 75 वर्षों बाद पौष पूर्णिमा स्नान के साथ दुर्लभ ज्योतिषीय शुभ संयोग बना है, जिसमें पौष पूर्णिमा के पावन स्नान के साथ सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जैसे ग्रहों की खास स्थिति से ये मेला अत्यंत शुभ और फलदायी हो गया है। इसी के साथ लाखों श्रद्धालुओं ने कल्पवास का संकल्प लेकर 1 महीने के कठिन तप और साधना की शुरुआत कर दी है। माघ मेले के दौरान करीब 20 से 25 लाख कल्पवासी संगम तट पर निवास कर संयम और साधना का जीवन व्यतीत करेंगे। हम लोग बहुत दूर से आते हैं, बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। बहुत अच्छा इंतजाम है। गंगा माई हम सब लोग को खूब अच्छी तरह से दर्शन दी, खूब अच्छी तरह से स्नान भा। बहुत ही दिव्य व्यवस्था है यहाँ गंगा जी के, और योगी और मोदी जी का बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। प्रशासन का अनुमान है कि पूरे 1.5 महीने चलने वाले माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान करेंगे। सिंचाई विभाग द्वारा संगम क्षेत्र में 10,000 क्यूसेक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन जाएगा। इसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और असम की राजधानी गुवाहाटी में 2026 का पहला सुपरमून दिखाई दिया, जिसे वुल्फ मून के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्लभ खगोलीय घटना के दौरान चंद्रमा सामान्य पूर्णिमा की तुलना में अधिक बड़ा और लगभग 30% ज्यादा चमकीला नजर आया। सुपरमून तब दिखाई देता है जब पूर्णिमा के समय चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीकी बिंदु पर होता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। कांग्रेस की प्रेस वार्ता में जब इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल बिना जवाब दिए ही वहां से चले गए। पूरे मामले को लेकर भाजपा हमलावर है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए इसे कांग्रेस नेताओं की हिंदू विरोधी सोच का हिस्सा बताया। ये वही पार्टी है जिसको गाजा के बारे में इतना ज्यादा अगाध स्नेह उमड़ पड़ता है कि जैसे डायरेक्ट करंट की तरह वो चिपक जाते हैं। 2 करंट होते हैं, डीसी और एसी, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डीसी चिपका लेती है और एसी झटका देती है। तो जिन लोगों को गाजा की बात सुनकर डीसी करंट की तरह वो चिपक जाया करते थे माइक के ऊपर, वो बांग्लादेशी हिंदुओं के अत्याचार की बात सुनकर एसी करंट की झटके की तरह उछलकर अलग हो गए। मुझे लगता है ये कांग्रेस के मन के अंदर की छुपी हुई हिंदुओं के प्रति अपमान, तिरस्कार और वैमनस्य के भाव का एक बहुत दुखद प्रमाण है। और इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विदेश दौरे पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि जिन्हें कांग्रेस शासित राज्यों में भी कोई बुलाना आवश्यक नहीं समझता, उन्हें विदेश में कौन लोग बार बार भारत के विरुद्ध बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। भारत के इतिहास में सर्वाधिक विदेश यात्राएं करने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, जो अपनी विदेश यात्राओं में भारत के विरुद्ध विषवमन करने के लिए विख्यात या यूं कहें कुख्यात हो चुके हैं। एंड प्लास्टिक सर्जरी में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार बुधवार रात तिलोई इलाके में घर लौटते समय हमलावरों ने खोखन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, नकदी लूटी और उन पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसे खोखन ने जान बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी थी। उनके शरीर का करीब 30% हिस्सा जल गया था। मरने से पहले खोखन ने 2 आरोपियों की पहचान की। पुलिस ने कुल 3 संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। घटना के बाद इलाके में विरोध प्रदर्शन हुए हैं और दोषियों को सजा देने की मांग की जा रही है।
वेनेजुला पर अमेरिकी हमले के मद्देनजर घटनाक्रमों को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने एक दिशा निर्देश जारी किया है। इस दिशा निर्देश में भारतीय नागरिकों को वेनेजुला की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देशों में लिखा है कि वेनेजुला में किसी भी कारण से मौजूद सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को सीमित करने और कराकस स्थित भारतीय दूतावास से उनके ईमेल आईडी cons.caracas@mea.gov.in या आपातकालीन फोन नंबर 584129584288 जारी किया है। और वेनेजुला पर अमेरिकी हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रेस से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि वेनेजुला में सुरक्षित सत्ता हस्तांतरण होने तक अमेरिका उस देश का प्रशासन संभालेगा। अभियान में एक सत्तारूढ़ राष्ट्राध्यक्ष को पद से हटा दिया गया। अमेरिका की ये कार्रवाई तेल समृद्ध लातिन अमेरिकी देश पर महीनों से बढ़ाए जा रहे दबाव की परिणति है। ट्रंप ने कहा है कि सत्ता हस्तांतरण होने तक अमेरिका वेनेजुला का प्रशासन चलाएगा और उन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी उपस्थिति पहले से ही स्थगित है। हालांकि इस बात के तत्काल कोई संकेत नहीं थे कि अमेरिका देश चला रहा है। ट्रंप ने कहा कि हम लातिन अमेरिकी देश की बागडोर तब तक संभालेंगे जब तक हम एक सुरक्षित, उचित और विवेकपूर्ण सत्ता हस्तांतरण नहीं करा लेते। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुला जाएंगी और वहां अरबों डॉलर का निवेश करेंगी। इस निवेश से वेनेजुला के बुरी तरह से क्षतिग्रस्त तेल और अन्य बुनियादी ढांचे की मरम्मत होगी। ट्रंप ने कहा है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और देश की अर्थव्यवस्था को नया सहारा मिलेगा। साथ ही सबसे ज्यादा फायदा वेनेजुला की जनता को होगा। We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so. So we were prepared to do a second wave. और वहीं रूस, ईरान, मैक्सिको और कोलंबिया ने वेनेजुला में अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की। इसके साथ ही स्पेन की ओर से अमेरिका और वेनेजुला के बीच मध्यस्थता की पेशकश भी की गई। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि वेनेजुला के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई में उनका देश शामिल नहीं है और वे इस मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे। रूस ने वेनेजुला पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इस हमले के लिए कोई ठोस या जायज कारण नहीं है। रूस ने आरोप लगाया है कि कूटनीति पर वैचारिक शत्रुता हावी हो गई है। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि शनिवार सुबह संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुला के खिलाफ सशस्त्र आक्रमण किया। यह बेहद चिंताजनक और निंदनीय है। बयान में आगे कहा गया है कि व्यवहारिक और संतुलित दृष्टिकोण पर वैचारिक शत्रुता की जीत हुई है। ईरान में खराब अर्थव्यवस्था के विरोध में भड़के प्रदर्शनों के दौरान 2 और लोगों की जान चली गई, जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। ईरान में जिस तरह के हालात हैं, ऐसे में प्रदर्शन रुकने के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुक्रवार को ईरान को दी गई चेतावनी के बाद ये प्रदर्शन और भड़क गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर तेहरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या करता है तो अमेरिका उनकी सहायता के लिए आगे आएगा। इस बयान पर ईरान शासन के अधिकारियों ने पलटवार किया है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने कुछ किया तो वो मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाएंगे। इससे पहले 2022 में 22 साल की महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ईरान में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। उधर म्यांमार में आम चुनावों का पहला चरण संपन्न हो गया है, जिसमें सेना समर्थित दल को भारी बढ़त मिली है। यह मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी NLD के पंजीकरण न होने के कारण वो चुनाव मैदान से पहले ही बाहर है। 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद यह पहला आम चुनाव है जो 3 चरणों में कराया जा रहा है। पहला चरण 28 दिसंबर 2025 को हुआ, जबकि दूसरा चरण 11 जनवरी और तीसरा चरण 25 जनवरी 2026 को होगा। मतदान केवल शांत इलाकों में कराया जा रहा है।
जबकि संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में वोटिंग नहीं हो रही है। शुरुआती नतीजों में यूएसडीपी ने निचले सदन की 40 में से 38 सीटें जीत ली हैं। सेना के मुताबिक पहले चरण में करीब 52% मतदान हुआ, जो 2020 के चुनावों से काफी कम है। चुनाव आयोग के अनुसार पूरे चुनाव के नतीजे जनवरी 2026 के अंत तक घोषित किए जाएंगे। म्यांमार के संविधान के तहत संसद की 25% सीटें पहले से ही सेना के लिए आरक्षित रहती हैं। ऐसे में अगर यूएसडीपी को बहुमत मिलता है तो राष्ट्रपति और सरकार पर सेना का नियंत्रण और मजबूत होना तय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। 4 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता का आयोजन वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जाएगा। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की 58 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें 1000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। रविवार को वाराणसी में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। 4 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत के विभिन्न राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लगभग 40 वर्ष बाद हो रही इस प्रतियोगिता में 1000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हमारे सांसद, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो काशी में खेलों का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, सिगरा स्टेडियम हो, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गंजारी में स्टेडियम हो, यूपी कॉलेज में एक्स्ट्रोटर्फ बिछाना हो हॉकी के लिए, लालपुर हो, तो इसके कारण हम लोग कराने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ खेल गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरता वाराणसी इस प्रतियोगिता के माध्यम से देश भर के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ी भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि काशी को इस प्रतियोगिता के होने का लाभ मिलेगा। हम यहाँ सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में काशी में आए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम यहाँ से अच्छा परफॉर्म करके जीत के जाए। मैं आरजू पुनिया, वुमेन टीम की राजस्थान की प्लेयर, उम्मीद करती हूँ कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, हम यहाँ से जीत के जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रतिभाग करी हूँ और इस बार हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम यहाँ फर्स्ट पोजीशन जीते। चाह रहे हैं कि हमारा अच्छा मतलब खेल का प्रदर्शन हो और हम किसी भी मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई भी प्लेस या बेस्ट 4 में हम अपना पार्टिसिपेट करें अच्छे से। वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शहर के खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और युवाओं में खेलों के प्रति रुचि को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये आयोजन न केवल एथलेटिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख आयोजनों की मेजबानी करने वाले शहर के रूप में वाराणसी की पहचान को भी और मजबूत करेगा। सभी प्रदेशों के टीम ने इतनी मेहनत की है कि वो इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने काशी पहुंच चुके हैं और वो उम्मीद करते हैं कि वो अपना बेहतर करेंगे, जिससे वो कोई न कोई पदक जीत सके। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, संपूर्णानंद स्टेडियम, वाराणसी। ताइक्वांडो एथलीट रूपा बायो ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने ताइक्वांडो की जारी ताज़ा रैंकिंग में विश्व में 6ठा स्थान हासिल करने में सफलता पाई है। रूपा ने एशिया में पहला स्थान हासिल किया है और इसी के साथ वो ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। एकॉर्ड तमिलनाडु ड्रैगन्स और हैदराबाद तूफान्स के बीच खेला गया पुरुष हॉकी इंडिया लीग का उद्घाटन मैच 3-3 की बराबरी पर समाप्त हुआ। पूरे मुकाबले के दौरान खेल प्रेमियों को दोनों टीमों के बीच रोमांचक संघर्ष देखने को मिला। तमिलनाडु ड्रैगन्स ने आक्रामक शुरुआत करते हुए पहले क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर पर उत्तम सिंह के गोल की मदद से 1-0 की बढ़त बना ली। पहले ही क्वार्टर में तमिलनाडु ड्रैगन्स ने एक और गोल करने में सफलता हासिल की। 2 गोल से पिछड़ने के बाद हैदराबाद तूफान्स ने जोरदार वापसी की और पहले क्वार्टर के समाप्त होने से पहले अमनदीप लाकड़ा ने गोल करके स्कोर 1-2 कर दिया। इसके बाद मैच में हैदराबाद तूफान्स की तरफ से और तमिलनाडु ड्रैगन्स की तरफ से एक और गोल हुआ, जिससे मुकाबला बराबरी पर समाप्त हो गया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
छत्तीसगढ़।